नमस्कार, आप सभी का स्वागत मनी मंत्र में। आपके साथ मैं हूं मुकुल शर्मा। मनी मंत्र में हर सप्ताह हम बात करते हैं किस तरीके से आपकी जो बचत है आप उसको बढ़ा सकते हैं, कहाँ आपको निवेश करना है। लेकिन अब से अगर पिछले एक वर्ष की हम बात करें, हमने देखा था वर्ष 2025 का जो बजट आया था उसके जरिए भी जो बचत है वो बढ़ती हुई नजर आई थी। और अब क्योंकि जो कल का दिन है वो अपने आप में काफ़ी अहम होगा, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जो हैं वर्ष 2026 का जो बजट है वो पेश करेंगी। लेकिन इस दौरान अगर देखा जाए जो बजट रहा है वो कहीं ना कहीं बचत वाला रहा है और उसके चलते जो आम आदमी है उसको बड़ी राहत भी मिली है। लेकिन किस तरीके से बचत बढ़ती हुई नजर आई है और अब जो कल बजट पेश होगा उससे क्या कुछ उम्मीदें हैं, इसको लेकर आज मनी मंत्रा में हम चर्चा करेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं कार्यक्रम की। जी हाँ, बचत वाला बजट जब हम कह रहे हैं तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कैसे बजट से जो बचत है वो होती हुई नज़र आई है। और इसके लिए अगर हम बात कर रहे हैं पिछले बजट की, जिसके चलते हमने देखा था एक बड़ी जो बचत है वो आम आदमी को हुई थी। किस तरह की वो एक बड़ी बचत थी वो आपको हम बताते हैं और इसके ज़रिए किस तरीके से आम आदमी को जो राहत है वो मिलती हुई नज़र आई है। क्योंकि लगातार जिस तरीके से हम सभी जानते हैं बचत बढ़ती है तो और लाभ होता है। पिछली बार हमने देखा था 12 लाख रुपए तक की जो आय थी उस पर कोई आयकर नहीं था। ये एक बड़ी बचत के तौर पर देखा गया कि किस तरीके से। और उसके साथ साथ इस पे अगर हम देखें जो वेतन भोगी हैं उनके लिए 75,000 रुपये की स्टैंडर्ड डिडक्शन भी थी। यानी अगर आप सैलरीड पर्सन है और 12,75,000 है तब भी आपका जो टैक्स था वो शून्य था। इसके साथ ही किराए पर टीडीएस की जो सीमा थी वो 2.4 लाख से बढ़ाकर 6 लाख रुपए सालाना की गई। यहाँ भी आप देख सकते हैं किस तरीके से जो टैक्स के जरिए जो बचत है वो एक आम इंसान को ही। वरिष्ठ नागरिकों की अगर बात की जाए तो टीडीएस पे देखिए जो छूट है कैसे उसकी सीमा बढ़ाई गई, 50,000 रुपये से बढ़ाकर उसको 1 लाख रुपए यहाँ पर किया गया। इसके अलावा अगर बात की जाए जो विदेश भेजने पर खासतौर से टीसीएस सीमा है वो 7 लाख से बढ़ाकर 10 लाख रुपए की गई। तो अपने आप में ये बताता हुआ कि किस तरीके से जो बजट आया था उसके चलते हमें बचत हो रही है। वहीं अगर इन पहलुओं को अगर हम समझें तो इनके ज़रिए और भी ज़्यादा जो लाभ है वो हमें होता हुआ नज़र आता है। ना सिर्फ हम बात करते हैं वरिष्ठ नागरिकों की बात की जाए या जिस तरीके से टीडीएस की बात की जाए, ये तमाम वो पहलू हैं जिनके जरिए हम कह सकते हैं कहीं ना कहीं एक बचत जो है वो होती हुई नज़र आई। और इसके अलावा लगभग हर एक सेक्टर की बात की जाए, हर एक वर्ग की बात की जाए तो वहाँ पर हमने देखा है कि जो बचत है ये यहाँ पर नज़र आती है। और ना सिर्फ बजट की हम बात करें बल्कि वर्ष 2025 में हमने जीएसटी रिफॉर्म भी देखे थे जिसके चलते करीब माना गया कि 2.5 लाख करोड़ की एक जो बचत है वो आम आदमी को हुई है। इसके साथ साथ अब आपको बताते हैं कैसे और जो बचत है वो बढ़ी है, क्योंकि जीएसटी रिफॉर्म की जब हम बात कर रहे हैं उसके चलते किस तरीके से आपका जो खर्च है उसमें आपको राहत मिली थी, आपको वो भी बता देते हैं। खासतौर से अगर देखा जाए सालाना जो खर्च है वो करीब 1 लाख अगर हम मानते हैं तो उसी खर्च पर वर्ष 2014 की अगर बात की जाए तो हमारा टैक्स करीब पड़ता था 25,000 रुपये के आसपास। जी हाँ, यानी 1,25,000। और उसके साथ ही अगर हम बात करते हैं 2025 की, जब टैक्स की जो दरें हैं वो कम हुई जीएसटी की, तो उसके बाद जो टैक्स है जो 25,000 था वो करीब रह गया 5 से 6,000। यानी सीधे सीधे 19 से 20,000 रुपये की एक बड़ी बचत जो है वो आम आदमी को यहाँ पर हुई है। यानी सालाना खर्च जो है वो आपका कैसे यहाँ पर कम होता नजर आया। इसके साथ साथ अगर बात की जाए हम किसानों की भी बात करें, वहाँ भी हमने देखा था किस तरीके से जो टैक्स की दरें थी वो कम की गई। जो खासतौर से कल पुरसों की बात की जाए, ऑटो कंपोनेंट्स की हम बात करें या किसानों के लिहाज से जब हम ट्रैक्टर की बात कर रहे हैं तो वहाँ भी हमने देखा किस तरीके से जो रियायत है वो दी गई। वर्ष 2014 की अगर बात की जाए तो आपको बता दें जब एक किसान ट्रैक्टर लेने जाता था तो उस पर करीब 70,000 से अधिक जो है उसको टैक्स की अदायगी करनी पड़ती थी वर्ष 2014 में। लेकिन इसके बाद हमने देखा था 2017 में इसमें कुछ कमी हुई और साथ साथ जब 2025 की अगर हम बात करें यानी जीएसटी रिफॉर्म जो हुआ उसके बाद ये 70,000 से अधिक वाला जो टैक्स है वो घटकर रह गया मात्र 30,000 रुपये। और ऐसे में एक सीधी बचत जो किसान को हुई वो है 40,000 रुपये की बचत। इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं ना सिर्फ बचत बढ़ रही है बल्कि इसके ज़रिए हम कह सकते हैं कि हमारा जो मुनाफा है वो बढ़ता हुआ नज़र आता है, हमारी खरीदारी क्षमता जो है वो बढ़ जाती है। तो अपने आप में जो बजट है उसको इस वजह से हम कह रहे हैं
कि वो बचत वाला बजट हमें नज़र आता है और किस तरीके से जो आने वाला बजट है उससे भी उम्मीदें हैं। इस पर हम चर्चा करेंगे। आपको बता दें हमारे साथ चरण सिंह जी जुड़ चुके हैं इग्रो से। बहुत बहुत स्वागत चरण सिंह जी आपका मनी मंत्र में। चरण सिंह जी, आप किस तरीके से देखते हैं जब हम बचत वाला बजट कह रहे हैं तो पिछले वर्ष के कुछ आंकड़े हमने यहाँ पर दिखाए, फिर चाहे टैक्स सीमा की बात की जाए या जीएसटी रिफॉर्म की बात की जाए, इन दोनों के जरिए कहीं ना कहीं बड़ी बचत जो है वो हमने देखी है। आप किस तरीके से देखते हैं आम आदमी के लिहाज से इसको? पॉलिसी जो हम लोग कहते हैं कि सरकार आपका टैक्स आपका एक्सपेंडिचर डिसाइड करती है। किस तरीके की नीति या किस तरीके का एनवायरनमेंट माहौल बनता है, उस पे भी बचत का काफ़ी ज़्यादा फायदा होता है। जैसे आपने आंकड़े बताए जी। कि टैक्स पे 12 लाख हुआ, कुछ स्टैंडर्ड डिडक्शन का हुआ, कुछ सीनियर सिटीजन्स के लिए हुआ, हम्म। जीएसटी में रिफॉर्म्स आए तो उससे भी बचत हुई, डायरेक्ट टैक्सेस में भी कुछ रिफॉर्म्स आए, एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ी। जी। अब जैसे एम्प्लॉयमेंट बढ़ी तो वो भी तो इनकम बढ़ी, तो इनकम में से भी बचत आ रही है। इसके अलावा जो सपोर्ट दिया गया, जी। एमएसएमईज को सपोर्ट दिया गया, किसानों को रूरल एरिया में सपोर्ट दिया गया, हम्म। इंफ्रास्ट्रक्चर में काफी सपोर्ट दिया गया। फिस्कल प्रूडेंस बहुत हुआ। फिस्कल प्रूडेंस का क्या मतलब हुआ कि एक तो डेफिसिट को कंट्रोल में रखा, ताकि अगर आप डेफिसिट को कंट्रोल में रख रहे हैं, फिस्कल डिसिप्लिन मेंटेन करके रख रहे हैं, तो जी। दुनिया भर में जैसे आपका नाम है, उससे जो इंटरेस्ट रेट है वो भी कम हो जाता है। जी। अगर आपने घर खरीदना है, कोई गाड़ी खरीदनी है, फ्रिज या एसी खरीदना है, लोन पे काफी कुछ लिया जाता है, जी। तो अगर इंटरेस्ट रेट कम हो गए तो वो भी तो बचत ही हुई। जी। तो बजट बजट जो होता है वो मैं इस लिहाज से देखता हूँ कि एक तो सीधा जो आपको डायरेक्ट सेविंग्स हो रही हैं, जैसे आपने टैक्स के आंकड़े गिनाए। जी। कुछ है जो इनडायरेक्टली हो रहे हैं। जो इनडायरेक्टली होते हैं वो ज़्यादा फायदेमंद होते हैं। हम्म। जैसे घर का दर, इंटरेस्ट रेट, घर घर का कर्ज जब लेते हैं वो कम हो गया। तो मैं बजट को उस लिहाज से देख रहा हूँ। अब पिछले वर्ष का अगर आप बजट देखें तो आप देखें कि किस तरीके का म्यूचुअल फंड्स में और जी। इक्विटी में परिवारों ने पैसा डाला। हम्म। तो स्टॉक मार्केट में काफी पैसा गया है। इसका मतलब कि बचत हो रही है, इसलिए वहां पैसा जा रहा है। उसका मेन मूल कारण यही है कि नीतियां अच्छी हैं। तो मुझे जो स्टेबिलिटी लगती है, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी या फिस्कल स्टेबिलिटी या जी। फिस्कल पॉलिसी है, अगर वो एक किस्म का माहौल ऐसा बना दे देश में, तो हर एक की बचत बढ़ जाती है। जी, बिल्कुल। और यही जो बचत है किस तरीके से बढ़ती नज़र आई है, इसकी बानगी हमने देखी है। चरणजोत जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं आज के एक अध्यक्ष हैं। बहुत-बहुत स्वागत आपका चरणजोत जी। आप किस तरीके से देखते हैं जब हम कह रहे हैं कि बचत वाला बजट, पिछले वर्ष तो उसकी बानगी हमें नज़र आई, लेकिन उतनी ही उम्मीदें जो हैं आम जनता की इस वर्ष भी नज़र आ रही हैं। आप किस तरीके से देख रहे हैं इसको? देखिए साहब, मैं प्रेसिडेंट हूं इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया का। जी। हम प्री बजट मेमोरेंडम देते हैं जिससे कि रैशनलाइजेशन हो। हम ये चाहते हैं कि प्रॉपर तरीके से उपभोक्ता को पैसे मिले, टैक्स के अलावा भी जो उसका लेजिटिमेट अमाउंट है मिले। देश के लिए जो देना देना धर्म है, फर्ज है, वो तो दे ही दे। तो आपको दो चार इंपॉर्टेंट चीजें बताऊंगा। पहली इंपॉर्टेंट चीज है कि न्यू टैक्स रिजीम के अंदर जी। डिडक्शंस बिल्कुल अलाउड नहीं है। हुँ। तो हमने ये तफ्तीश किया फाइनेंस मिनिस्ट्री को कि आप मेडिक्लेम पर अलाउ करें, ताकि मेडिक्लेम एक इंपॉर्टेंट फैसेट है। आज जमाने के अंदर, समाज के अंदर बहुत सारी बीमारियां आ जाती हैं और जी। घर खराब हो जाते हैं। तो मेडिक्लेम और जो डिसेबिलिटी है, हुँ। उसका अलाउंस जो होता है, उसको हम एज डिडक्शन अलाउ करें ताकि पैसे घर में आए। जी। दूसरा, हमने मैरिड कपल वाली बात की है। हुँ। एक फैमिली में दो हस्बैंड वाइफ है, एक कमाता है, एक नहीं कमाता। जी। हमारी गुजारिश ये रही है कि दो अगर नहीं कमाता तो उनको दोनों को जोड़ दिया जाए, क्योंकि पैसे जब टैक्स कट के घर में आते हैं, एक आदमी कमाने वाला और खाने वाले बहुत सारे लोग, तो उसका जी। बहुत ज्यादा नुकसान रहता है। तो हमने ये कहा कि दोनों मैरिड कपल में आप दोनों की टैक्स रिटर्न भरने की इजाजत दें। ये हुँ। ऑप्शनल है। तो मान लीजिए मैं और मेरी बीवी हैं, जी। हम दोनों अगर मिल जाते हैं तो हमारी जो इनकम टैक्स एग्जम्पशन है वो 4 लाख की है, हुँ। वो बढ़कर 8 लाख हो जाएगी। मतलब 8 लाख तक हमारी इनकम जो हाउस होल्ड में आएगी, उस पर टैक्स नहीं देना पड़ेगा। जी। दूसरी जरूरी चीज, उसके अंदर जो स्टैंडर्ड डिडक्शन है 75,000 रुपए, वो 1.5 लाख रुपए हो जाएगी। हुँ। प्लस इस पे जो रिबेट लगना है, मान लीजिए 50 लाख से ऊपर रिबेट लगता है, तो हमने वैसे भी उनको कहा कि नई टैक्स रिजीम के अंदर डिडक्शन नहीं होती, जी। तो उस रिबेट के अमाउंट को 50 लाख से बढ़ाकर
मैं सॉरी सरचार्ज की बात कर रहा हूं, सरचार्ज की अमाउंट 50 लाख से बढ़ाकर 75 लाख कर दी जाए, तो इस केस के अंदर वो डबल हो जाएगी। 75 लाख के बदले 1.5 करोड़ रुपए आपको जी बेनिफिट मिलेगा, उसके बाद सरचार्ज लगेगा 10% ऑफ द टैक्स। जी टीडीएस हमने कहा कि टीडीएस को रैशनलाइज करें, दो ही रेट रखें, 1% और 5%। टीडीएस एक्चुअली मेरा ही पैसा है जो मैं टैक्स के रूप में देता हूं और बाद में एडजस्ट करता हूं, जी लेकिन अगर शुरू में मुझे मिल जाए तो उस पैसे को मैं कैपिटल की तरह एम्प्लॉय कर सकता हूं और उसका बेनिफिट कर सकता हूं। जी तो कहने का मतलब यह है कि ये सोच है कि किस तरह उपभोक्ता के हाथ में, जो ईमानदार उपभोक्ता है उसके हाथ में पैसे आए जी ताकि वो उसको इस्तेमाल कर सके अपनी रोजमर्रा की जरूरतों के लिए। जी बिल्कुल। और खासतौर से चरण सिंह जी, अगर देखा जाए जैसा कि चरणजोत जी बता रहे हैं, तो कहीं ना कहीं परचेजिंग पावर जो है वो बढ़ती नजर आई है, और बड़ी वजह यही है कि हाथ में जो पैसा है वो आया है, और वो आया है बचत के जरिए, जिस तरीके से सरकार ने अलग अलग नीतियां बनाई हैं। बिल्कुल। आप देखिए, इसको एक और नज़रिए से आप देख सकते हैं। अगर आप देश में मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी लेके रखते हैं तो अनसर्टेनिटी कम हो जाती है। जी तो जब अनसर्टेनिटी कम हो जाती है, उससे भी तो जो खर्चा आप लोगों ने इमरजेंसी के लिए या प्रिकॉशनरी मोटिव के लिए रखना होता है, वो बिल्कुल। आपको रखने की जरूरत नहीं होती है, वो बचत हो जाती है। जहाँ आय बढ़ रही है, आय बड़ी अच्छी गति से बढ़ रही है। इस समय आप जानते हैं कि दुनिया में हम सबसे तेज गति में प्रगति करने वाले देश हैं। जी जब आय बढ़ रही है तो आय बढ़ने से भी तो हो रहा है, पर साथ में जो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी आ रही है वो भी बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। जी उसी तरीके आपने किसानों के बारे कहा कि किसानों के कैसे, पर आप देखिए बजट में आप किसानों को जितनी सहूलतें देते हैं, सब्सिडीज देते हैं, वो भी तो उनकी बचत है। जी उसी तरीके एमएसएमईज को जब आप सपोर्ट करते हैं, आप उनको गारंटीज देते हैं, वो बैंक से जब लोन लेने जाते हैं, जो दर उनको मिलना चाहिए था नॉर्मल टाइम में, पर आपने उनको क्योंकि गारंटी की स्कीम दे रखी है जी तो उतना वो सेव कर रहे हैं, वहां पर भी बचत है। तो इसलिए मैं कह रहा था कि जो हम लोग सिर्फ टैक्स के आंकड़ों से नहीं, एक तो इन्होंने बहुत अच्छी बात कही अभी चरणजोत सिंह जी ने, क्योंकि ये चार्टर्ड अकाउंटेंट इंस्टीट्यूट के प्रेसिडेंट हैं, जी जिन्होंने फैमिली का बात करी कि पूरी फैमिली की इनकम कंबाइन हो जानी चाहिए। तो वो देखिए उसमें कितनी बड़ी बचत है। पढ़ी लिखी बीवियां आजकल हमारे देश में हैं, उनके हम एम्प्लॉयमेंट या नहीं दे पा रहे हैं, या जब वो फैमिली लाइफ शुरू करती हैं छोटे बच्चों के कारण, जी हम उनको चाहते हैं कि घर में रहो। डे केयर भी जो अपने एल्डरली पेरेंट्स को प्रोवाइड कर रहे हैं वो ही प्रोवाइड कर रहे हैं। बिल्कुल। तो अगर आप उनको टैक्स रिबेट देंगे, जो औरत इतना काम कर रही है, आप डे केयर, आप एल्डरली केयर सब उसी से ले रहे हैं, पढ़ी हाँ लिखी हैं, तो वो भी तो बचत है। अच्छा, इसके अलावा आप जानते हैं कि हमारे देश में करीब 10 साल पहले जो फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन थी, हमारी महिलाएं जो जॉब करती थी, वो करीब 18% थी। जी आज वो करीब 31% है। बिल्कुल। जहाँ जॉब्स भी बढ़ रहे हैं, जॉब्स के साथ साथ जो पढ़ी लिखी महिलाएं घर में हैं, उनके लिए इन्होंने, जो चार्टर्ड अकाउंटेंट के प्रेसिडेंट हैं, इन्होंने बहुत अच्छा सुझाव दिया है। जी विदेशों में कई जगह पर ऐसे टैक्स कंबाइन किया जाता है फैमिली के लिए। नहीं तो इंडिविजुअली अगर आप सोचें कि महिला का अलग आप टैक्स रिटर्न करेंगे, पुरुष का करेंगे, तो वो टैक्स लाइबिलिटी बढ़ जाती है। जी तो एक जगह तो जहां सरकार नीतियां ऐसी ला रही हैं, जहां इंटरेस्ट रेट कम हो रहा है या सेक्टोरल सपोर्ट दिया जा रहा है, जी वहां पर बचत हो रही है। उसी तरीके मैं सोचता हूँ जब टैक्स डिडक्शंस होती हैं या जीएसटी का रेट कम किया जाता है, वहां पर भी बचत हो रही है। जी तो बिल्कुल। वही कि इसका फायदा क्या हो रहा है। आप सवाल ये पूछिए ना कि देश को इसमें प्रगति का क्या फायदा हो रहा जी है। सबसे बड़ा ये फायदा हो रहा है, अगर सेविंग ज्यादा हो रही है, इन्वेस्टमेंट ज्यादा हो रही है, जहां सरकार डायरेक्टली कैपिटल एक्सपेंडिचर कर रही है ताकि मल्टीप्लायर इफेक्ट ग्रोथ पे, एम्प्लॉयमेंट पे बढ़े। जी अगर इंडिविजुअल सेविंग बढ़ रही है, वो इक्विटी में या म्यूचुअल फंड में या और कहीं इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो ग्रोथ के ऊपर बहुत अच्छा फर्क पड़ रहा है। जी तो मुझे बिल्कुल। लगता है कि बचत को एनकरेज करने का मूल कारण आखिर में ग्रोथ है। जी बिल्कुल, ना सिर्फ ग्रोथ बल्कि इन्वेस्टमेंट को देखिए कैसे हम बढ़ावा इसके जरिए दे रहे हैं, ये भी अपने आप में महत्वपूर्ण है। और इससे संबंधित और भी कुछ सवाल आप दोनों से मैं जानूंगा, उनके जवाब भी हम यहाँ जानेंगे, लेकिन फिलहाल रुकने एक छोटे से ब्रेक के लिए, बहुत जल्द लौटते हैं। आप बने रहिए डीडी न्यूज पर। सब तो आ गए, रो क्यों रही है? सब तो आ गए, लेकिन स्वाद नहीं आया। अब आया असली स्वाद। हाँ,
अब आया स्वाद। जब स्वाद के बड़े हों लाले तो MDH का चंकी चाट मसाला डालें। MDH का चंकी चाट मसाला। ओ हरी भैया, अरे वाह, खेतों में कौन सी फसल लगाए हो? 12 महीने कमा कर दे ऐसी फसल। क्या? मैंने नया व्यवसाय शुरू किया है। उसके लिए पैसे? इसमें किसी निवेश की जरूरत ही नहीं। अच्छा, मुखिया जी। अरे मुखिया जी, नमस्ते। अरे हरी, कब आ रहे हो? आप बस चलिए, मैं पहुंचता हूँ। अब मैं LIC एजेंट हूँ। LIC एजेंट बनो, अब बड़ा सोचो। हमारी वेबसाइट पर जाएं या अपनी नजदीकी LIC शाखा से संपर्क करें। विभाग अनेक, कंप्लेंट बॉक्स 1। किसी भी सरकारी दफ्तर, विभाग या बैंक से जुड़ी शिकायत के लिए pgportal.gov.in पर जाएं, रजिस्टर करें, संबंधित विभाग चुनें, शिकायत दर्ज करें और ट्रैकिंग ID नोट करें। SMS या ईमेल पर एक्नॉलेजमेंट पाएं और शिकायत का जवाब सीधे मंत्रालय से प्राप्त करें। अब तक 1 करोड़ 12 लाख से अधिक भारतीयों ने भरोसा जताया। CP ग्राम्स, आपकी हर शिकायत का हल। अभी शिकायत दर्ज करें pgportal.gov.in। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। टिंग टिंग, अम्मा मैसेज। मैं आपके मौसा के चाचा का नाती का पोता, शादी का कार्ड मैसेज में भेजा है, डाउनलोड करिए और आशीर्वाद दीजिए। मैं तो आपको जानती भी नहीं, फिर भी शादी का कार्ड खोलूं? मैं मूर्ख नहीं हूँ। क्या बात है अम्मा। UPI कहता है अगर कोई अनजान नंबर से फाइल या लिंक भेजे तो क्लिक मत करो और कहो मैं मूर्ख नहीं। जाइए, आप भी किसी का टेस्ट लीजिए। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत मनी मंत्रा में, जहां हम बात कर रहे हैं बचत वाले बजट को लेकर। पिछले वर्ष का जो बजट था, हमने देखा उसके चलते किस तरीके की जो बचत है आम आदमी को हुई है, और साथ ही अब उम्मीदें जो हैं कल पेश होने वाले बजट से भी जुड़ी हुई हैं। चरणजोत सिंह जी और चरण सिंह जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, दोनों खास मेहमान। यहाँ चरणजोत जी, आपसे मैं जानना चाहूँगा, जिस तरीके से आपने बताया कि कैसे ही एक परिवार की जो आमदनी है उसके ज़रिए अगर देखा जाए तो कई लाभ कहीं ना कहीं मिलते हुए नजर आएंगे, लेकिन क्या इसके साथ साथ हम ये भी देख सकते हैं कि जो सरकार की नीतियाँ रही हैं उसी वजह से एक भरोसा टैक्स पेयर का बढ़ता नजर आया है, ट्रांसपेरेंसी जो है वो ज़्यादा नजर आती है, और खासतौर से टैक्स पेयर की संख्या की भी अगर बात की जाए तो वो भी हम देख पा रहे हैं किस तरीके से लगातार बढ़ रही है। देखिए, मेरे बड़े भाई चरण सिंह जी ने बहुत अच्छी बात कही अभी कि किस प्रकार पैसा हाउस होल्ड में आए। सरकारी नीतियों का इतना ज्यादा असर पड़ा है, सरकार ने भरोसे को पूरा रिवार्ड किया है। जो टैक्स पेयर ईमानदारी से अपना टैक्स पे कर रहा है, आप देखिए ना, अभी रिबेट के साथ 12 लाख रुपए की सैलरी पे आपको टैक्स दे रहा है, आपको एग्जाम्पशन मिल गई 12 लाख तक की जी। उस पे अगर आपको स्टैंडर्ड डिडक्शन है तो 75,000, 12,75,000 एक बहुत बड़ी अमाउंट होता है, और आगे 5% का स्लैब है 4 लाख पे। इसका मतलब 24 लाख के बाद मुझे 30% टैक्स देना है। अगर आप ध्यान से देखें, आप नीतियों को देखें, तो गवर्नमेंट ने इतनी कोशिश की है कि पैसा सिस्टम में आए, इसीलिए आज पूरे रूप से SIP जो है, सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, जो एक आम आदमी लगाता है कि 10,000 20,000 रुपए महीना लगा दिया और वो स्टॉक मार्केट में ग्रो कर रहा है, उसमें कंपाउंडिंग बेनिफिट है, वो वहां से जन्म लेता है। तो अगर आप नीतियों की बात करते हैं सरकार की, तो पूर्ण रूप से वो इंसान के ऊपर, एक इंडिविजुअल के ऊपर केंद्रित है कि अगर वो ढंग से काम करेगा तो उसके ऊपर कोई प्रावधान नहीं लगाएंगे जो कि उसको नेगेटिव करे। उसको स्क्रूटनी के लिए जबरदस्ती नहीं करना चाहिए जब तक कि उसके रिटर्न में कोई इशू ना हो, और इस वजह से इन्वेस्टेबल मनी बहुत सारी आ रही है सिस्टम में। जी बिल्कुल, वही जो है और ज़्यादा बढ़ती हुई नज़र आती है। और खासतौर से चरण सिंह जी, अगर देखा जाए, क्योंकि ना सिर्फ जब बचत को बढ़ाने वाले कारकों की बात कर रही है, लेकिन इस बार के खासतौर से इकोनॉमिक सर्वे की हम बात करें, उससे किस तरह के संकेत आपको यहाँ नज़र आए हैं? क्या इस बार का जो बजट है जो कि कल पेश होने जा रहा है, वहाँ भी आम आदमी को एक बड़ी राहत मिलती कुछ नज़र आएगी? हाँ, मैं इसका जवाब 2 पहलू में दूंगा। पहला तो देखिए, प्रधानमंत्री जी ने एक फ्रेज यूज किया है, रिफॉर्म एक्सप्रेस जी। वो इकोनॉमिक सर्वे में दिख रहा है। अगर आप इकोनॉमिक सर्वे को ध्यान से देखें
तो उन्होंने पहली बात तो जो रिफॉर्म्स पिछले 10 साल में हो रहे हैं और खास करके पिछले 1 साल में हुए हैं, जिसका कुछ हमने वर्णन किया है, टैक्सेशन का किया, जीएसटी का किया, डायरेक्ट टैक्सेस का किया, लेबर लॉज का किया, तो वो तो रिफॉर्म एक्सप्रेस हो रहा है। उसके अलावा ये गति यहाँ रुकने वाली नहीं है, ये रिफॉर्म एक्सप्रेस पे। मैं तो कह रहा हूँ ये बुलेट ट्रेन की तरह, आजकल आप जानते हैं कि हमारे टाइम पे एक्सप्रेस ट्रेनें होती थी, पर प्रधानमंत्री जी तो बुलेट ट्रेन लेके आए हैं। तो ये इकोनॉमिक सर्वे में वो भी बात कही गई है। अब देखिए एआई की बात बड़े अच्छे जोर से कही गई है कि एआई कैसे आएगा और एआई को कैसे आगे हम लोगों ने संभालना है। तो एक तो इकोनॉमिक सर्वे जो कल का बजट है उसके बारे में अगर कुछ संकेत देता है तो यही देता है कि ये जो गति पिछले वर्ष में चली है हमारी प्रगति की, रिफॉर्म्स की, वो आगे चलती रहेगी। जब प्रधानमंत्री कह रहे हैं हम लोग रिफॉर्म एक्सप्रेस पे चढ़े हुए हैं अभी, तो वो तो मुझे इकोनॉमिक सर्वे में पूरे क्लियरली दिखाई दे रहा है जी। पर मैं आपको बजट के बारे में एक चीज़ और कहनी चाहूँगा जिस पे मेन चर्चा चल रही है। देखिए जहाँ पर हमारे इंडियंस हमारा ज़्यादा खर्चा होता है वो जब दवाइयाँ आती हैं, खास करके बुजुर्गों के लिए तो टैक्स दिया ही है पिछली बार रिबेट, पर जब घर में बीमारी आती है, दवाइयाँ आती हैं, तो हमारे काफ़ी परिवार थोड़ा उससे बहुत बड़ी चोट खा लेते हैं और काफ़ी उनको नुकसान होता है। जब सरकार अपनी नीतियाँ इस तरीके की लाती है कि हेल्थ के लिए या स्वच्छ भारत से ही ले लीजिए, वहाँ से बीमारियाँ अगर कम फैलें, तो अगर हेल्थ के लिए कुछ स्कीम्स लाती हैं तो वो भी तो बचत है। जी बिल्कुल। अगर एजुकेशन के लिए ला रही हैं वो भी बचत है। तो अगर आप सरकार की नीतियों का विश्लेषण ठीक तरह करें और देखें कि जो इनडायरेक्ट बेनिफिट्स हो रहे हैं वो हमारी सेविंग्स के लिए काफ़ी अच्छा योगदान डालते हैं। अभी एक चीज़ और है, जब बुजुर्ग लोग होते हैं उनका आपको पता है कि ज़्यादातर जोर परिवार में रहता है। अगर आप बुजुर्गों को थोड़ा सपोर्ट करते हैं, उनकी पेंशन बढ़ा देते हैं या उनके मेडिकल इलाज या 75 साल के ऊपर आप उनको कुछ सहूलियत देते हैं, तो इस तरीके के जो पेंशन पे हैं या वैसे जो परिवार के खर्चे बुजुर्गों पे होने होते हैं वो सब बचत में आ जाते हैं। तो मैंने जो नोट किया है कि ये सरकार उस वर्ग को भी जो हैं या एल्डरली हैं उस वर्ग को भी नजर में रख के कुछ ना कुछ उनके लिए राहत देती रहती है। चलिए बिल्कुल, तो एक बड़ी राहत यानी मिल सकती है वरिष्ठ नागरिकों को भी। चरणजोत जी, आप किस तरीके से देखते हैं? आयुष्मान भारत की बात की जाए या वरिष्ठ नागरिकों के लिए टीडीएस में हमने देखा था, वहां तो सीमा जो है बढ़ा दी गई थी। क्या इस बार भी कुछ इस तरह की जो उम्मीदें हैं वो हम करके चल सकते हैं? देखिए, अगर पिछले कुछ समय से देखें तो जैसा बताया भी चंद्र सिंह ने, रिफॉर्मिस्ट प्रपोजिशन है। आप देखें कि बुजुर्गों को शुरू से राहत दी जा रही है। बेसिक छोटा सा एक इशू है कि मेरा एक इनकम है, उस पे मैं एक्स टैक्स देता हूं। अगर उस टैक्स एलिमेंट को कम कर दिया जाए, जो मैं टीडीएस पे करता हूं उसको कम कर दिया जाए, तो मेरे पास खर्चे के लिए पैसे आते हैं। उस खर्चे के लिए मैं अपने फैमिली के स्टैंडर्ड को बढ़ाने में लगाऊं या इन्वेस्टमेंट पे लगाऊं, दोनों के अंदर इकोनॉमी की बढ़त है। तो जो सोच है प्रधानमंत्री की बहुत आला सोच है। वो ये चाह रहे हैं कि जो ईमानदार टैक्स पेयर है, जो अपना टैक्स तरीके से, क्योंकि 26 AS आने के बाद आपका हर ट्रांजैक्शन दिखता है। मान लीजिए आपका किसी बैंक के अंदर एफडी है, किसी बैंक में सेविंग अकाउंट है, उसका इंटरेस्ट, आप स्टॉक मार्केट में ट्रेड करते हैं, तो आप जो भी ट्रेड करते हो लॉस प्रॉफिट आपको याद है नहीं है, 26 AS को सब कुछ याद है जी। तो पर्पज सिर्फ इतना है कि कैसे ईमानदार टैक्स पेयर अपनी लायबिलिटी दे और जो बचता है उसको इस्तेमाल करे। तो इस पर्पज के अंदर उन्होंने हेल्थ को भी लिया, उन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर को भी लिया, उन्होंने बुजुर्गों को भी लिया। तो उनकी जो एक बड़ी ब्रॉड सोच है कि किस तरह जो पैसा है वो री इन्वेस्ट हो इकोनॉमी में, क्योंकि जो पैसा इकोनॉमी में री इन्वेस्ट होगा उससे इकोनॉमी की ग्रोथ होगी। तो एक बड़ी आला सोच है कि किस प्रकार से आप इकोनॉमी में पैसे लाएं और एट द सेम टाइम जो उपभोक्ता है उसको इस बात पे बढ़ावा मिले। जैसे टीडीएस की रैशनलाइजेशन है, ये सब चीजें अल्टीमेटली सिस्टम में पैसे लाती हैं। बिल्कुल, और उसी वजह से प्रधानमंत्री कहते भी हैं ना सिर्फ रिफॉर्म परफॉर्म बल्कि उसके साथ ट्रांसफॉर्म, और वही हम कह सकते हैं यहाँ होता हुआ नजर आ रहा है, जिसके चलते अर्थव्यवस्था को तो मदद मिल ही रही है, साथ ही आम आदमी की भी अगर बात की जाए, कहीं ना कहीं आम आदमी को भी जो बचत है वो बढ़ रही है और बड़ी राहत मिलती हुई नजर आती है। फिलहाल चरणजोत सिंह जी और चरण सिंह जी, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो जाना आपने किस तरीके से
जो बजट है वो ना सिर्फ बचत वाला बल्कि देश के लिहाज से भी अगर देखा जाए तो एक आम इंसान का, आम नागरिक का भी योगदान जो है देश के विकास में होता हुआ नजर आ रहा है। और ये सब संभव है सरकार की जो मुख्य नीतियां हैं उनके कारण। और इस बार का जो बजट है यानी कल जो बजट पेश किया जाएगा उससे भी आम आदमी की बड़ी उम्मीदें जुड़ी हुई हैं। उम्मीद यही है कि वो भी इस तरह की बड़ी राहत उनको देता नजर आए, उनको उसके जरिए भी जो बचत है वो और ज़्यादा हो सके, जिसके चलते और भी अवसर उनके सामने आ सकें। फिलहाल मणिमंत्र में बस इतना ही। दीजिए अनुमति। नमस्कार। मणिमंत्र